हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की शानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 का नाम है दोस्तों ऋजुरेखी पथ पर गति। इस चैप्टर के कुमार मित्तल बुक में बहुविकल्पी प्रश्न के 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आज की शानदार क्लास में हम सभी लोग इस 10 क्वेश्चंस का एकदम भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए तैयार हैं। तो निकालिए दोस्तों कॉपी और पेन, इस क्लास का लीजिए एंजॉय। देखिए 10 क्वेश्चंस लगाने में कितना मज़ा आता है। मुझे दोस्तों लगता है ना इस चैप्टर में कम से कम अपने को 20-25 क्वेश्चन देना चाहिए था, लेकिन 10 ही क्वेश्चन दिया है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, 10 ही क्वेश्चन का एंजॉय करते हैं। जहाँ तक जिस तरीके से चैप्टर ये ऋजुरेखी पथ पर गति, अपने कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन इस वाली बुक में केवल 10 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 10 ही क्वेश्चन एंजॉय करते हैं, कोई बात नहीं। तो शुरू करते दोस्तों, एंजॉय करना। क्वेश्चंस आते जाएंगे, हम लोग एंजॉय करते जाएंगे, मज़ा लेते जाएंगे। और देखना आपको कि हाँ उस क्वेश्चंस को बताने के दौरान मैं बहुत सारी टॉपिक को भी साथ साथ क्लियर कराता जाऊंगा, ताकि आपको लगे कि हम इस 10 क्वेश्चंस के माध्यम से जो अपना चैप्टर का पूरा निचोड़ है वो काफ़ी निचोड़ भी अपने को समझ में आ गया है। और दोस्तों आपका जो कमेंट बार बार आ रहा है ना कि हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, तो सिलेबस पढ़ाएंगे भाई। और सिलेबस आपका जो पार्ट 2 से शुरू करना है वो पार्ट 2 से शुरू करेंगे। तो अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि इधर जब तक पार्ट 2 हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तब तक जितने पार्ट 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं, ताकि मुझे ये लग जाए कि हाँ पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है। और जो न्यूमेरिकल बचे रहेंगे वो न्यूमेरिकल आगे पीछे कराएंगे, बाकी थ्योरी जल्द आपका शुरू करेंगे पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 का थ्योरी चलता रहेगा, इधर ये भी चलता रहेगा। सब कुछ क्लास 11th के लिए ज़्यादातर चीज़ें आती रहेंगी। आप लोग ऐसे एंजॉय करते पढ़ते रहिए, और क्या करना ही है ना अपने को। चलो दोस्तों तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कण एक आर त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ का पूरा चक्कर लगा लेता है, कण के द्वारा चली गई दूरी एवं विस्थापन का अनुपात होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दूरी आया है और विस्थापन आया है, तो मैं दूरी और विस्थापन पे आपको 2 से 3 मिनट लेना चाहूँगा। 2 से 3 मिनट या 5 मिनट भी हो सकता है। दूरी और विस्थापन पे बात करते हैं थोड़ा सा पहले, तब जाके क्वेश्चंस को लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूरी और यहाँ मैं बनाता हूँ कॉलम विस्थापन का। दूरी और विस्थापन पे पहले बात कर लेते हैं, तब जाके क्वेश्चन लगाते हैं। तो दोस्तों दूरी क्या होता है, कोई भी गतिमान पिंड है, या हम लोग गतिमान पिंड में आते हैं। हम लोग अगर कोई भी रास्ता तय करते हैं, उस रास्ता जब तय करते हैं तो रास्ते की लंबाई ही हमारी दूरी कहलाती है। जैसे दोस्तों आप लोग घर से स्कूल जाते हो, घर से स्कूल जाते हैं हम लोग, तो घर से स्कूल के बीच का जो पाथ का लेंथ है, वही पाथ की लेंथ क्या कहलाती है, अपना डिस्टेंस कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो दूरी क्या हो गई, कोई भी गतिमान पिंड हो, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, वह कितना पाथ को कवर करता है, जो पाथ को कवर करता है वही पाथ उसका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, दूरी कहलाता है। ठीक ना। तो दूरी परिभाषा समझ में आ गई। विस्थापन क्या होता है, जो हम लोग रास्ता तय करते हैं उस रास्ते के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इस लाइन में यहाँ पे लिख दूँ प्रारंभिक तथा अंतिम, जो प्रारंभिक बिंदु हो और जो अंतिम बिंदु हो, अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दोस्तों प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जबकि दूरी क्या हुआ, इसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक ना। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दूरी का, दूरी दोस्तों अपनी अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। यानी दूरी में कोई दिशा नहीं होता है। हम लोग 10 किलोमीटर चले गए किसी भी दिशा में, फिर 5 किलोमीटर और चले गए किसी भी दिशा में, तो 10 और 5 15 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, 15 किलोमीटर। यानी वो दिशा पर डिपेंड नहीं किया। जबकि दोस्तों विस्थापन जो होता है वह सदिश राशि होता है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि आपका, जैसे मान चलो कि मैं कहीं पे खड़ा हूँ और मैं किसी से कोई रास्ता पूछूँ, वो रास्ता अगर केवल बताएगा कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर मैं समझ पाऊँगा कि 5 किलोमीटर मुझे किधर जाना है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर जाना है, कोई पता नहीं है। तो जब तक दोस्तों वो ये नहीं बताएगा कि हाँ 5 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, 5 किलोमीटर ईस्ट जाना है, 5 किलोमीटर वेस्ट जाना है,
तो ये जो 5 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बता दिया, समझो वो विस्थापन की बात कर रहा है। इसी को हम लोग दोस्तों बताते हैं, एक और सदिश होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। तो ये जो मैंने जो एग्जाम्पल दिया ना, मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर पूरब है, ऐसे अगर मैंने बोल दिया तो समझो कि वो पोजीशन वेक्टर के बारे में बता रहा है। जब पोजीशन वेक्टर बारे में बताया तो पोजीशन वेक्टर का इनिशियल और फाइनल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो दो बातें मैंने क्या, एक पोजीशन वेक्टर की और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो ये बात यहाँ पे समझ में आई कि दूरी कैसी राशि है, अदिश, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश। दोस्तों दूरी जो होती है हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन अपना जो है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। पर मैं यहाँ पे लिखूँ धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और साथ ही साथ दोस्तों शून्य भी होता है। जहाँ से यात्रा शुरू करो वहीं पे वापस आ जाओ, जहाँ से यात्रा शुरू करो वहीं पे वापस आ जाओ, तो वहाँ पे विस्थापन होता है 0। जहाँ से यात्रा शुरू की वहीं पे वापस ना आकर के उल्टे डायरेक्शन में और चले गए, वहाँ पे विस्थापन हो गया ऋणात्मक। और जहाँ भी यात्रा शुरू की उससे कुछ और आगे तक गए भाई, जैसे मान चलो कि मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे मान चलो मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक गया, तो मैं यहाँ से यहाँ तक गया, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर, तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट ये है फाइनल पॉइंट, इनके बीच का विस्थापन कितना हुआ, 5 मीटर। अगर दोस्तों यहाँ से ये वापस यहीं पे आ गया तो इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही बिंदु पर हो गए, इस दशा में विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। अगर दोस्तों ये यहाँ पे ना रुक करके थोड़ा इधर आ जाए तो अब क्या हो जाएगा, माइनस, मान चलो 3 मीटर आया तो -3 ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ से शुरू करे वहीं पे वापस आ जाए तो विस्थापन 0, जहाँ से शुरू करे उल्टे डायरेक्शन में चला जाए तो वहाँ पे विस्थापन क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ये अच्छी बात रही कि अदिश है, सदिश है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। एक और बात दोस्तों, जो दूरी होता है ना, वह दूरी जो दोस्तों हमेशा विस्थापन के दूरी या तो ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा। दूरी ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा किसके, विस्थापन के। दूरी क्या होगा, या तो ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा किसके, विस्थापन के। विस्थापन से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है। अब यहाँ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात और निकल के आती है कि कभी कभी अपने से ऐसे पूछ लेता है, बताओ दूरी बटा विस्थापन का जो मान होगा वह होगा, 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो उसमें वह ऑप्शन आपको चूज करना है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। मतलब दूरी बटे विस्थापन का मान, अगर दूरी और विस्थापन दोनों सेम हो जाएं तो उसका मान 1 आएगा। अगर वैसे क्या होता है, दूरी विस्थापन से ज़्यादा होता है, जब दूरी ज़्यादा है विस्थापन का में, उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। वही इसका उल्टा अगर पूछा जाए विस्थापन बटा दूरी, तो आप समझ गए होंगे, विस्थापन बटा दूरी। ये दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि विस्थापन बटा दूरी की वैल्यू क्या होगा, इसके जैसा बताना, कि इसका उल्टा करके बताना। चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, क्या कमेंट करोगे, है ना, क्या कमेंट करोगे। लो हो गया, तो ये रहा विस्थापन बटा दूरी और ये रहा दूरी बटा विस्थापन। तो दोस्तों इतनी पूरी कहानी आपकी दूरी और विस्थापन की रही है, ठीक ना, दूरी और विस्थापन की रही है। अब हम लोग क्वेश्चन 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 तो करते हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और करते हैं दूरी और विस्थापन से संबंधित, ताकि दोस्तों ये मेरा उद्देश्य एकदम नहीं है कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस रहे। मेरा मानना ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो पूरी थ्योरी है चैप्टर की, उस थ्योरी को भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर की पकड़ अच्छे से बना सकें, ठीक ना। चले भाई, इतनी बातें मैं इरेज करता हूँ और अब क्वेश्चन पे आता हूँ और उस क्वेश्चन के माध्यम से एक 2 क्वेश्चन और बताऊँगा, ठीक है। चलो मैं इरेज कर दूँ, इरेज करता हूँ भाई। तो दूरी विस्थापन के बारे में इतनी जानकारी लेने में अच्छा लगा। पहली क्या चीज़, दूरी की परिभाषा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन में क्या याद किया, अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। दोनों कैसी राशि हैं, एक अदिश राशि है, दूसरी सदिश राशि। विस्थापन सदिश, दूरी अदिश। दूरी का मान हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होता है या तो इक्वल हो सकता है। वहाँ से मैंने निकाला आपको कि दूरी बटा विस्थापन का मान 1 से ज़्यादा होता है या तो बराबर होता है, ठीक ना। चलो अब दोस्तों जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, वह कह रहा है कि एक कण एक त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ का पूरा चक्कर लगा लेता है। तो देखो अर्धवृत्तीय पथ है, ये कैसा पथ है, ये अर्धवृत्तीय पथ है। यहाँ से अब पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, अर्धवृत्तीय पथ है ये। अब अर्धवृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होगा, त्रिज्या कितनी है, r है।
तो अर्धवृत्तीय पद का पूरा चक्कर लगा लेता, मतलब यहाँ से यहाँ पे चला जाता है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ पे चला जाता है, तभी तो हुआ आधा चक्कर। और पूरा यहाँ से ऐसे होके ऐसे पूरा जाता तो पूरा वृत्तीय चक्कर हो जाता, ठीक ना, लगा लेता है। तो कण के द्वारा चली गई दूरी एवं विस्थापन का अनुपात। दूरी दोस्तों, दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूरी अगर ये पूरा चलता, पूरा सर्कल बनाता तो वहाँ पे होता 2 पाई आर, पूरा चलता तो 2 पाई आर। तो यहाँ पे आधा चला है तो आधा है, तो आधा का दो 2 पाई आर का आधा, तो क्या आ जाएगा ये पाई आर। पूरा दोस्तों होता है 2 पाई आर, आधा गया है तो आधे से भाग दे दो तो क्या आ जाएगा पाई आर। ये क्या आ गया दूरी। विस्थापन की बात कर लेते हैं। विस्थापन की भी मैंने परिभाषा क्या बताया कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट यहाँ पर, फाइनल पॉइंट यहाँ पर, इनके बीच का दोस्तों ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक है आर, यहाँ से यहाँ तक है आर, टोटल कितना हो गया 2r। अपने को रेशियो पूछा हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना है पाई आर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r, आर से कट गया, आंसर क्या आ गया पाई अपान 2। तो ये दोस्तों अपना आंसर आया, पाई अपान 2 जो है वह अपना क्या है पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर है। तो आपने देखा मैंने दूरी विस्थापन के बारे में पहले बता दिया, फिर जाके दूरी विस्थापन पे एक क्वेश्चन लिया। एक क्वेश्चन और लेता हूँ अपने मन से, ठीक ना। ये क्वेश्चन दूसरा नहीं है, ये क्वेश्चन देखो ऐसे, जैसे मान चलो कि ये कोई सर्कुलर पाथ है, ये क्या है कोई सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में मान लो यहाँ पे सर्कल बहुत अच्छा बना है ना, देखो सर्कल बढ़िया बना है ना, हाँ एकदम बढ़िया बना है। तो ये सर्कल है, यहाँ पे ये क्या कहलाएगा डायमीटर कहलाएगा। पहले मान लो पॉइंट ए पे था, फिर पॉइंट बी पर गया, फिर पॉइंट सी पर गया, फिर पॉइंट डी पर आया, ठीक ना। जो ऑब्जेक्ट है पहले पॉइंट ए पर था, फिर कुछ देर बाद बी पे पहुंचा, फिर सी पर पहुंचा, फिर डी पहुंचा। आपको बताना है पॉइंट ए पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट बी पर, अच्छा ए पर क्या बताओगे भाई, बी पर, सी पर और डी पर, बी पर, सी पर और डी पर। चलो ए पर जब वो पूरा चक्कर लगा लेता है तब ए पर, ठीक ना। जब पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेता है तब ए पर उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है ये आपको बताना है। ए से बी पर गया, यहाँ पर आया, दोस्तों जब यहाँ पर आया तो डिस्टेंस कितना हुआ। अब बताओ अगर ये मैं यहाँ पर आया, ये सर्कल आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन और ड्रा कर दूँ तो ये सर्कल का पूरा पार्ट देखो, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, पूरे चारों पार्ट का क्या होता है 2 पाई आर, पूरे 4 पार्ट का। एक पार्ट का चाहिए तो 1/4 कर दो, 1/4 कर दोगे ना। 2 पार्ट चाहिए तो 2 पाई आर, देखो 2 पार्ट का चाहिए तो 1/2 कर दो, 1/2 गुणे 2 पाई आर। 3 पार्ट का चाहिए तो 2/4 कर दोगे ना, 2/4, 2/4, 1/4, 2/4, 2/4 मतलब 1/2। यहाँ पे क्या करो 3 पार्ट का चाहिए तो 3/4 गुणे 2 पाई आर करोगे। बात समझ में आ रही ना। तो एक पार्ट का लेना, पूरे 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से एक पार्ट ले रहा हूँ तो 1/4 गुणे 2 पाई आर। 2 पार्ट लेना है, कितने पार्ट में से 4 पार्ट में से, ठीक ना। तो 2/4 गुणे 2 पाई आर। पूरे पार्ट में से 3 पार्ट लेना है तो 3/4 इंटू 2 पाई आर। ऐसे चलो बी पे आता हूँ। बी पर डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक गया, पूरा अगर गया होता तो होता 2 पाई आर, पूरा जाता तो होता 2 पाई आर, लेकिन पूरे का 1/4 गया है तो पूरे का पूरा कितना है 4, 1/4 हो गया, ठीक ना। तो इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा ये, तो 2 के 2, 2 दूना 4, पाई आर अपान 2, पाई आर अपान 2। ये क्या आ गया डिस्टेंस आ गया, ये दोस्तों डिस्टेंस आ गया। यहाँ पे देखो जब इतना गया था तो पाई आर, उसका आधा गया है तो पाई आर अपान 2, ठीक। डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, ये तो आपका हो गया डिस्टेंस दूरी, ये तो दूरी आया। विस्थापन की बात करता हूँ, विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन जरा समझना भाई, मुस्कुराते हुए दोस्तों समझो मजा आ जाएगा। विस्थापन देखो इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे, अंतिम बिंदु यहाँ पे, इनके बीच की न्यूनतम दूरी दोस्तों, बीच की न्यूनतम दूरी को निकालने के लिए ना हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं ऐसे। जो स्ट्रेट लाइन ड्रा किया हूँ यही है क्या विस्थापन। प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है वही दोस्तों कहलाती है आपका विस्थापन। वही क्या कहलाती है विस्थापन। तो ये विस्थापन निकालना है।
अब देख रहे हो ये त्रिभुज बन गया, ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर है ये 90 डिग्री, ये दोस्तों है आर, तो ये भी होगा आर। अपने को कर्ण निकालना है। अपने को एक पाइथागोरस प्रमेय पता है। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मैंने लिखा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर। तो h इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2r स्क्वायर, तो r रूट में 2। अब ये देखो मैंने नंबर नहीं लिखा है, ये नंबर दोस्तों नंबर दे दे के कभी पूछ लेता है, ठीक ना, नंबर दे के भी पूछ लेता है। तो ये मैंने नंबर नहीं लिखा, केवल r में लिखा है। तो अगर नंबर देता तो r का नंबर कुछ देगा या डिस्प्ले डायमीटर दे देगा। ये बात समझ आ गई ना कि हम लोगों ने विस्थापन कैसे निकाला। अच्छा, अब मान के चलो कि और कहाँ पे आया? बी, सी पर आया। सी वाला तो अभी मैंने निकाला हुआ है। सी पर आया तो यहाँ से यहाँ तक आया, पूरे पार्ट का दो मतलब पूरा 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से 2 पार्ट कवर कर लिया, पूरा होता है 2πr। तो 1/2 और 2 से ये भी कट गया, कितना आया? πr। देख लो यहाँ पे निकाला था πr। विस्थापन क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे, अंतिम बिंदु यहाँ पे, इनके बीच की ये न्यूनतम दूरी, वह कितना आ जाएगा? विस्थापन 2r आ जाएगा। अगर दोस्तों डी पर आ गया, डी पर आ गया, वह डी मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर वो डी पर आ गया तो डी पर क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ से यहाँ तक आया, 3 पार्ट आया, कितने में से? 4 पार्ट में से। 4 पार्ट में से 3 पार्ट कवर कर लिया, टोटल कितने का? टोटल 2πr का 3/4 पार्ट। तो ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 दूना 4, 3/2 πr। ये क्या आ गया? इसका दूरी आ गया। विस्थापन की बात करें, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे, अंतिम बिंदु यहाँ पे, इनके बीच की ये न्यूनतम दूरी। अब देखो ये भी बन गया समकोण त्रिभुज। ये देखो समकोण त्रिभुज, ये है r, ये है r। कर्ण चाहिए, कर्ण का वैल्यू क्या आ जाएगा? कर्ण का वैल्यू आ जाएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू आ जाएगा r रूट में 2। और यही काम किसका करेगा? विस्थापन। विस्थापन हो गया। अगर दोस्तों a पर वापस आ गया तो a पर टोटल दूरी क्या हो जाएगा? 2πr। और विस्थापन क्या हो जाएगा? जहाँ से शुरू किया वहीं पर वापस आ गया। जहाँ से शुरू करे वहीं पे वापस आ जाए तो एक चक्र में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो आपने देखा, एक क्वेश्चन हमने बताया, अपने मन से एक क्वेश्चन और लिया। अब आपको लगा कि हाँ, दूरी विस्थापन पे क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं। और अब अगर आएंगे तो आप छोड़ोगे नहीं। अब छोड़ोगे, एकदम नहीं छोड़ोगे, दौड़ा दौड़ा के पीटोगे। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब देख लो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन को बताने के लिए कितना टाइम लिया। टाइम दोस्तों हमने 17 मिनट। वाह भाई क्या बात है, 17 मिनट एक क्वेश्चन में हमने टाइम लिया। कोई बात नहीं भाई, ठीक ना, लेकिन हमने बहुत बढ़िया से सीखा। अब ये दूरी विस्थापन पे अगर मैं केवल एक वीडियो बनाता ना तो ऐसे वीडियो बनाता, सोचो दूरी विस्थापन पे। लेकिन यहाँ पे अपने क्या है, 10 क्वेश्चन लगाना। अब थोड़ा सा स्पीड कवर कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 2। एक गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी उसके द्वारा लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो कण का त्वरण दोस्तों पूछा हुआ अपने से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक कण द्वारा तय की गई दूरी को हमने लिखा s, जो दूरी है वह क्या है? उसके द्वारा लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अगर अनुक्रमानुपाती पूछेगा तो ऊपर लिखता। अगर यही उल्टा पूछता कि जो समय चली गई दूरी जो है वह समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो मैं ऐसे लिखता। अगर ये कहता कि जो कण है, कण द्वारा चली गई दूरी लिए गए समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो मैं ऐसे लिखता। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? अनुक्रमानुपाती है, तो हमने ऐसे लिखा। तो यहाँ से कह रहा है बताओ कण का त्वरण है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग अपने मन से एक डाटा निकालते हैं और डाटा के थ्रू चेक करते हैं कि क्या तो जो अपना त्वरण आएगा वह त्वरण घट रहा है कि बढ़ रहा है कि नियत है, क्या है क्या नहीं है, उसको देखते हैं। मान चलो दोस्तों हमने समय को रखा 1। जब समय को 1 रखूँगा तो t का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 1 आया और ये भी यह क्या आया? 1 आया। मैंने समय को रखा 2, तो 2 का वर्ग 4, तो 2 का वर्ग, समय तो 2 है और ये क्या आ गया? 4 आ गया। समय मैंने लिखा 3, चलो मैं टाइम ही लिख रहा हूँ ना। समय को लिखा मैंने 3, तो 3 का वर्ग 9, तो दूरी 9 हो जाएगा, समय 3 हो जाएगा। मैंने समय रखा 4 सेकेंड, चौथे सेकेंड पर, तो समय तो 4 हो जाएगा लेकिन दूरी क्या हो जाएगा? 4 चौके 16। तो आप देख रहे हो कि ये पहले सेकंड में इतना मीटर, दूसरे सेकंड में इतना मीटर, तीसरे सेकंड में इतना मीटर, चौथे सेकंड में इतना मीटर, पाँचवें सेकंड में 25 मीटर, इतना मीटर जा रहा है। ये पहले सेकंड में इतना गया, दूसरे सेकंड में इतना गया, तीसरे सेकंड में इतना गया, चौथे सेकंड में इतना गया, पाँचवें सेकंड में इतना गया। अब अगर मैं क्या करूं कि इस दूरी और समय इसको डिवाइड कर दूं,
दूरी और समय को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। भाई अपने को पता है वेग या चाल या वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन या दूरी बटा समय। अगर मैं चाल बोलूँगा तो दूरी बटा समय, विस्थापन वेग बोलूँगा विस्थापन बटा समय। बात यही है ना। तो यहाँ पे वेग में लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, वेग लिख दिया। तो विस्थापन कितना हो रहा है, एक, समय कितना लेगा, एक, तो ये कितना आएगा, एक। विस्थापन हुआ 4, समय हुआ 2, तो कितना आएगा, 2। समय हुआ, विस्थापन हुआ 9, समय हुआ 3, तो ये कितना आया, 3। विस्थापन हुआ 4, समय हुआ 16, ये 4, 4 चौके 16, ये 25 और ये 5, रेशियो कितना आ जाएगा, 5 का। तो आप देख रहे हो ये सब कितना आया, ये सब वेग आया। वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और दोस्तों जो त्वरण होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण की परिभाषा क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। तो हमें त्वरण चेक करना है। तो वेग परिवर्तन, पहले वेग 1 था, फिर कितना हुआ 2, तो परिवर्तन कितना हुआ, 2 में से 1 गया 1, 1 बटा समय कितना आया, 1, तो कितना आया, 1। फिर इसका देख लो, तो पहले 2 था, फिर 3 हो गया, तो 3 में से 2 गया 1, समय कितना लगा, 1, कितना आया, 1। इसका चेक कर लो, पहले 3 था, 3 से 4 हो गया, तो 4 में से 3 गया 1, समय कितना लगा, 1, कितना आया, 1। यहाँ पे 4 था, 4 से 5 हो गया, 5 में से 4 गया 1 बटा 1, कितना आया, 1। तो हर जगह आपका त्वरण कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। हर जगह त्वरण 1 ही आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों त्वरण क्या है, एक समान है या समान त्वरण बोलते हैं। और आपको समान त्वरण ना दे करके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक वर्ड होता है नियत त्वरण। समान बोलो या नियत बोलो, दोनों बात एक ही है। तो यह वस्तु क्या है, नियत त्वरण से गतिशील है। देखो बातें कहाँ से कहाँ तक ले गए हम लोग, बातें कहाँ से कहाँ तक ले गए। आपसे कह रहा था कि जो दूरी है, कण द्वारा जो चली गई दूरी है, वह दूरी लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ से दोस्तों हम डाटा अपने मन से डाटा सेट करते गए। हमने माना समय 1 है, तो समय 1 पर दूरी 1 आया, समय 2 पर दूरी 4 आया, समय 3 पर दूरी 9 आया, समय 4 पर दूरी 16 आया, समय 5 पर दूरी कितना आया, 25 आया। अपने को पता है दोस्तों त्वरण की बात कर रहा है। त्वरण हम लोग तभी निकाल पाएंगे, त्वरण एक्सेलरेशन तभी निकाल पाएंगे जब अपने को पहले वेलोसिटी पता रहे। तो हमने वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 1, टाइम है 1, 1 आया। डिस्प्लेसमेंट है 4, टाइम है 2, 2 आया। डिस्प्लेसमेंट है 9, टाइम है 3, 3 आया। डिस्प्लेसमेंट है 16, टाइम है 4, 4 आया। डिस्प्लेसमेंट है 25, टाइम है 5, 5 आया। अब ये वेग आ गया, वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी से दोस्तों हमने क्या निकाल लिया, त्वरण निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन देखो, पहले 1 था, फिर 2 हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ, 2 में से 1 घटा दो, 1 आया। समय कितना लगा, 1। इसमें देख लो, पहले 2 था, फिर 3 हो गया, कितना परिवर्तन हुआ, 1 का। 3 था, फिर 4 हो गया, परिवर्तन कितना हुआ, 1 का। 4 था, 5 हो गया, परिवर्तन कितना हुआ, 1 का। तो ये सब आप जो डाटा देख रहे हो, यहाँ से अपने को क्या लगा कि अपना जो त्वरण है वह नियत त्वरण है, एक समान त्वरण है। बात समझ आ गई। चलो भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, इरेज कर दें। चलो भाई इरेज करता हूँ मैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भले से दोस्तों 10 दिया है, लेकिन हम लोग उस 10 के माध्यम से 15 सीखेंगे, साथ ही साथ और बढ़िया से सीखेंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ हमने ऑब्जेक्टिव का बढ़िया तरीके से क्या कर दिया, उसका क्या कर दिया। जैसे होता है ना, हम लोग कोई चीज़ को बहुत गहराई तरीके से सीख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मक्खन, ऐसा कुछ बोलते हैं, मक्खन कर दिया उसका हमने। चलो भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है न्यूटन पर केजी मात्रक है। चलो भाई मान चलो मुझे नहीं याद है न्यूटन पर केजी मात्रक किसका होता है। न्यूटन पर केजी किसका मात्रक है, वही अपने को चेक करना है। तो दोस्तों ऑप्शन पे आ जाओ। पहला वेग अभी आया था ना, वेग का मात्रक क्या, वेग का मतलब फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। ये पर है, पर हम लोग ऐसे लगा देते हैं पर। समय का मात्रक होता है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया। अगला ऑप्शन क्या है, बल, त्वरण है, त्वरण दिया हुआ है। त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन का मात्रक क्या निकल के आया, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड दोस्तों ये सेकेंड मिल जाएगा, हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बल का। बल
बल का फार्मूला जानते हो ना, बल F इक्वल टू होता है ma, तो ये क्या हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चौथा ऑप्शन क्या दिया, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव ना, गुरुत्वीय विभव। बीमा वाला चैप्टर मैंने आपको कराया हुआ है, बीमा वाला चैप्टर मैंने दोस्तों आपको कराया हुआ है, वहाँ मैंने बताया गुरुत्वीय विभव को लिखते हैं V इक्वल टू होता है -W/m, यानी कार्य का मात्रक होता है जूल, जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। अब तो यहाँ पे देख के आप खुश हो गए होगे, अब देख के खुश हो गए, वाह भाई वाह, ऑप्शन तो मिला ही नहीं, ऑप्शन दोस्तों मिला ही नहीं ना। देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जूल पर किलोग्राम, और लाना क्या था अपने को, न्यूटन पर केजी। आया ही नहीं, आया ही नहीं, मतलब खेला हो गया क्या अपने साथ? नहीं भाई, खेला तो नहीं होने देंगे, और ना तो खेला हुआ है यहाँ पे। ये फार्मूला मैंने चतुराई से आपको लिख दिया था, F इक्वल टू ma। अब इस पे देखो जरा, जो लिखे हो F इक्वल टू ma, तो यहाँ से A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m। F का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको जब पहला चैप्टर दोस्तों आपका भौतिक जगत, जहाँ पे केवल बल के बारे में था, लेकिन मैंने बल के बारे में पूरा मात्रक ओत्रक बड़ा डिटेल में बताया, इसीलिए बताया ताकि जब कहीं आए ना हम लोग समझ जाएं कि हाँ बल का मात्रक न्यूटन होता है। और ये फार्मूला भी मैंने बताया था F इक्वल टू ma, कि बल का परिभाषा यहाँ से मैंने बताया था F इक्वल टू ma। तो ये आपको पहले ये हथियार दे चुका हूँ मैं। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। तो अब बताओ त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो होता ही है, साथ ही साथ और क्या हो गया, न्यूटन पर केजी। और ये हम लोग दोस्तों ज़्यादातर हम लोग इसको ध्यान ही नहीं देते, और यही पूछ लिया है। वो जानता था कि सबको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद है, लेकिन न्यूटन पर केजी बहुत कम लोगों को याद रहता है। तो कहाँ से याद रखोगे, F इक्वल टू ma, तो A इक्वल टू F/m, F का न्यूटन, मास का केजी, न्यूटन पर केजी, ठीक ना। चलो भाई, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते इसको इरेज करूँगा, एकदम इरेज करते भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और देखते भाई 4 की क्या है औकात। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक कार A से B तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है, उसकी औसत चाल होगी। चलो भाई, कोई कार है, तो मैं कार यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। मान लो ये पॉइंट है A और ये है पॉइंट B। A से B तक जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और B से A पर वापस आता है, तो A से B तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करता है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटती है। हाँ, ए मान लो है A और ये मान लो है B। A से B तक गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और B से A पर आया, जल्दी हो रहा था। जैसे हम लोग होता है ना, स्कूल जाते हैं आराम से, लेकिन छुट्टी हो जाती है ना, बड़ी खुशी रहती है स्कूल से घर आने की, बड़ी खुशी रहती है, तेज़ी से आते हैं। अब आप बात अलग है कि हम लोग ये क्या करते हैं कि मान को चलो तेज़ी से तो चले गए, तेज़ी से स्कूल तभी जाते हैं जब लेट होता रहता है, और स्कूल से जब आते रहते हैं तेज़ी इसीलिए रहती है, पता चला कहीं कुछ खेलने जाना है, कहीं कुछ क्या है। तो ज़्यादातर हम लोग को जो खेलने का जो सनक सवार रहता है, उस खेलने की जो अलग खुशी रहती है, उस अलग खुशी से बस छुट्टी हुई नहीं कि साइकिल की स्पीड, मुझे लग रहा है ये कार को पिछड़ा देती है। साइकिल की स्पीड दोस्तों हम लोगों की कार की स्पीड को पिछड़ा देती है। इतना खुशी रहता है कि क्रिकेट खेलने का, कुछ और करने का, इसीलिए हम लोग छुट्टी होती ना तुरंत आते बहुत तेज़ी से। मान लो ये साइकिल की स्पीड थी अपनी, और घर जब आ रहे हैं 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी एक देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितना जाता है, 60 किलोमीटर जाता है, यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है कार, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। चलो, तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है अपने से उसकी औसत चाल होगी। दोस्तों चाल के बारे में थोड़ा सा पहले जानो। चाल किसे कहते हैं, तो चाल की सूत्र होता है, सूत्र से याद करो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, दूरी की दर को चाल कहते हैं। अगर दोस्तों समय नीचे उसको आप दर बोल देते हो, दूरी की दर को चाल कहते हैं, ठीक ना। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, दूरी की दर को चाल कहते हैं, सब परिभाषा है। दोस्तों चाल का मात्रक हम लोग अक्सर भूल जाया करते हैं, चाल का मात्रक। तो यहाँ पे मात्रक देखो क्या हो जाएगा, समय का, दूरी का मात्रक मान लो मीटर, MKS की बात कर रहा हूँ, मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अगर दूरी किलोमीटर में नापी गई है तो किलोमीटर हो जाएगा, समय को घंटे में नापा गया घंटा हो जाएगा, किलोमीटर पर घंटा।
ठीक ना। जो नहीं किलोमीटर पर आवर ही हो, बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं। मिनट पर सेकेंड, वाह वाह, मिनट पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये मैंने बताया। किलोमीटर पर सेकेंड बोल सकते हो, किलोमीटर पर सेकेंड भाई डिस्टेंस किलोमीटर में गया है, समय सेकेंड में लिया है, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक ना। बहुत सारे मात्रक है, लेकिन ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, MKS। CGS की बात करें तो मीटर की जगह पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, मीटर जगह पे सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या हो गया, CGS मात्रक हो गया। ये दोस्तों रहा चाल। चाल कैसी राशि है, तो चाल दोस्तों जो राशि है वह कैसी राशि है, अदिश राशि है। चाल अदिश राशि क्यों है, इस पर बात करते हैं। दूरी भी अदिश, समय भी अदिश। जब ऊपर नीचे या मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, जब दो राशि जब दो फिजिकल क्वांटिटी का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो और दोनों में दोनों अदिश हों, दोनों में दोनों स्केलर हों, तो ये 100% स्केलर होता है। देख लो 100% स्केलर हो गया। अगर दोनों में से एक सदिश होता, दोनों में से एक सदिश होता तो ये 100% सदिश होता, ठीक ना। तो ये कैसी राशि हो गई, अदिश। दोस्तों जैसे दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, समय भी धनात्मक होता है, तो चाल भी क्या हो जाएगी, यह सदैव धनात्मक होता है। यह सदैव क्या होता है, यह सदैव धनात्मक होता है, ठीक ना। चाल क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। अब दोस्तों बात करते हैं चाल के प्रकार। जो चाल होता है वह चाल 4 प्रकार का होता है। चाल कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, नाम जानते रहो। एक समान चाल, एक समान चाल, चाल 4 प्रकार का, एक समान चाल, दूसरा असमान चाल, असमान चाल को हम लोग परिवर्ती चाल भी बोलते हैं। तीसरा औसत चाल, इसी पे आपका सवाल है ये, औसत चाल। और चौथा होता है तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, ठीक ना। तो चाल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, 4 प्रकार के चाल हो गए, 4 प्रकार के स्पीड हो गए। अब एक समान चाल क्या है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, एक समान चाल। जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे, असमान चाल। चली गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय, चली गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय, यहाँ पर मैं लिखता हूँ औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल चली गई कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को, कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल पे दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं और 1 नंबर का क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बस आपके बुक में नहीं है। तात्क्षणिक चाल क्या होता है, किसी भी क्षण पर वस्तु की चाल क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक दोस्तों अगर हम लोग चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और बाइक में हम लोग अपना जो कांटा लगा होता है, जो स्पीड दिखाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर जो होता है, हम लोग स्पीडोमीटर में से गाड़ी चला रहे हैं, देखें हाँ अरे वाह इतनी स्पीड में है। हालांकि दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पीड मत चलाया करो बाइक वाइक, ठीक ना। एक बार गिरने के बाद कहाँ कहाँ चोट लगती है पता नहीं चलता है, तो आप लोग थोड़ा संभल करके। लेकिन हम लोग जो बाइक चला रहे हैं, बाइक में जो अपने को स्पीडोमीटर में जो हमने स्पीडोमीटर में देखा कितनी अपनी स्पीड है, वही स्पीड दोस्तों क्या होती है, तात्क्षणिक चाल होती है। 1 नंबर पूछता है कि जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर चाल 4 प्रकार के हो गए, उस स्पीडोमीटर में चाल कौन सा चाल बताता है, एक समान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल या असमान चाल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक चाल। जो इस बाइक है, देखो इस चीज़ को बताने के लिए दोस्तों मैंने ये सब पूरा क्रियाक्रम किया है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि जो स्पीडोमीटर होता है वह स्पीडोमीटर कौन सी चाल को बताता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड को बताता है, तात्क्षणिक चाल को बताता है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं अपने वाले इस क्वेश्चन पर। कुल दूरी बटा कुल समय पे फार्मूला लगाना है। कुल दूरी बटा कुल समय, अब ये आपको समझ में आ गया है। इसको इरेज कर दूं, मैं इसको इरेज करूं, चलो भाई इरेज करता हूं। अब कुल दूरी बटा कुल समय पे ये क्वेश्चन लगेगा, देखो कैसे लगेगा भाई, ये देखो मैं इसको हटाया, ठीक ना। कुल दूरी बटा कुल समय, तो पहले आप क्या करो, मैंने अभी चाल के बारे में बस एक ही फार्मूला बताया है। अब दोस्तों इसका एक भी शॉर्टकट भी बताऊँगा, लेकिन पहले हम लोग डिटेल वाला देखते हैं, जिससे जी खुश हो जाए, मन मुग्ध हो जाए, लगे कि हाँ ये क्वेश्चन से हमें कोई फार्मूला रट्टा मारना ही नहीं पड़ा, उस वाले फार्मूले पर। पहले कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल को मैंने लिखा V बार, कुल दूरी बार लिख दूँ क्या, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। तो V बार इक्वल टू
ए से बी तक गया कितना दूरी नहीं पता, वाह क्या बात है, ए से बी तक गया कितना दूरी है नहीं पता। मान लो ए से बी तक गया है और उसकी दूरी है x, उसकी दूरी कितनी है x। अच्छा बी से ए तक आया है वही दूरी आया है, अगर x गया है तो x आएगा भी, बात सही है। लेकिन दोस्तों जब ए से बी तक गया है उसकी स्पीड कम थी, उसकी स्पीड कम थी तो समय ज़्यादा लगा होगा, तो मान लो टाइम t1 है। बी से ए तक आया है, स्पीड ज़्यादा हो गई, स्पीड ज़्यादा हो गई तो टाइम कम लगा होगा, तो टाइम हमने क्या मान लिया t2। मतलब डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है लेकिन टाइम क्या है, डिफरेंट है। डिस्टेंस तो सेम है लेकिन टाइम क्या है, डिफरेंट है। तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी क्या हो जाएगा, x गया प्लस x आया, कुल दूरी x गया x आया, कुल दूरी होया बटा कुल समय। जाने में लगा समय t1, आने में समय लगा t2, कोई दिक्कत नहीं ना, जाने में समय लगा t1, आने में समय लगा t2, t1 प्लस t2। v बार इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 2x अपान समय, समय तो पता नहीं है दोस्तों, समय फार्मूला होता है। अभी जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा समय, कुल दूरी हटा दो, कुल हटा दो, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो अगर मैं t1 की बात करूंगा, t1 दूरी क्या हो जाएगा x, चाल क्या हो जाएगा 40, t2 की बात करूंगा दूरी है x, चाल क्या है 60। मजा आ गया ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, t1 की जगह पे x बटा 40 प्लस t2 जगह पे x बटा 80। बस ये तो आपका कक्षा 8 का क्वेश्चन आ गया भाई। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़ किसको नहीं आता, सबको आता है, बच्चे बच्चे को आता है, तो आपको भी आता होगा। तो v बार इक्वल टू एक्स एक्स 2x तो है ही है, नीचे 60 और 40 का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 240। 240 में जब एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे 40 से भाग दोगे 240 में, 0 0 कट गया, 4 6 24 6x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4x। अब इसको मैं इरेज कर दूँ, ये फार्मूले का काम हो गया, ये वाले फार्मूले का काम हो गया, ठीक ना। तो v बार इक्वल टू एक्स 2x तो है ही है, 2x अपान 4 और 6 10x बटा 240। अब 240 छटक के चला जाएगा ऊपर, तो 2x गुणे 240 बटा 10x, तो x बेचारे बर्बाद हो गए, 2 से 0 0 से कट गया, ठीक ना, और 24 दूना 48। v बार इक्वल टू क्या आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो उसका औसत चाल क्या है दोस्तों, v बार इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। ये तो रहा दोस्तों पूरा डिस्क्राइब करके। एक शॉर्टकट फार्मूला क्या है, अगर दोस्तों अगर दूरी समान है, अगर दूरी समान है, यदि दूरी समान हो तब के लिए, यहाँ पे दूरी समान है कि नहीं, बोलो भाई यस या नो। यहाँ पे दूरी समान है कि नहीं दोस्तों, दूरी समान है। देखो जितना x गया x आया, दूरी समान है। अगर दूरी समान है तब औसत चाल निकालने का फार्मूला 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ये दोस्तों इसी को सॉल्व करके ये फार्मूला बनाया गया है। अगर मैं ये नंबर नहीं रखता, ठीक ना, चाल की जो समय लिखा हूँ t1, अगर मैं चाल के पदों में लिखता, यानी 60 की जगह पे v1 लिखता, 40 जगह पे v1, 60 जगह पे v2 लिखता, तो मुझे पता है क्या मिलता, मुझे दोस्तों यही चीज़ मिलता। यहाँ पे देखो 2v1 नहीं, उल्टा हो रहा है ना, चलो x कट जाएगा। तो हालांकि ये सेट किया जाता, अगर मैं यहाँ पे ये v1 v2 टर्म में रख करके सॉल्व करता, यही फार्मूला बनता। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, जो मैंने पूरा डिस्क्राइब करके सॉल्व किया है वो डिस्क्राइब करके ये फार्मूला बना दिया है। आपको करना क्या, डायरेक्ट ये फार्मूले पे भी वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा। देख लो, v बार इक्वल टू 2 गुणे 40 गुणे 60 बटे 40 प्लस 60, 40 प्लस 60, तो 2 गुणे 40 गुणे 60 बटे 40 60 100, 2 0 2 0 छटक गया, 4 6 24, 24 दूना 48, v बार इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। ये दोस्तों आप लगाओगे तो बेस्ट है, लेकिन दोस्तों ये फार्मूला आप मिस कर सकते हो, भूल सकते हो, तो भूलो ना, इसलिए मैंने पहले ये वाला डिस्क्राइब किया, ताकि इस वाले से एक बार लगाओगे, अगर बाई दफ़े ये दिमाग से फिसल भी गया, तो ये तो भैया कभी नहीं फिसलेगा, क्योंकि औसत चाल, औसत मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। दोस्तों ये समान समय रहे तो, अगर यदि ये यहाँ पे दूरी समान, यदि समय समान हो, यदि दोस्तों समय समान हो, तब ये फार्मूला क्या बन जाता है, v बार इक्वल टू v1 प्लस v2 अपान 2।
ये बन जाता है। हम लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से लगा देते हैं। देखो कैसे लगा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं वी बार इक्वल टू 40 प्लस 50 बटे 40 प्लस 60, 40 प्लस 60 बटे 2, 60 40 100, 100 बटे 2, कितना आ गया आंसर 50, 50 किलोमीटर पर आवर। और अपने को ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में दोस्तों देख लो अपने को 50 दिया है कि नहीं, एकदम दिया है। हम खुश हो जाते हैं, कहते वाह भाई अपना तो सही है। ऐसा लगता है दोस्तों अपना आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे ये तरीका गलत हो गया। क्यों तरीका गलत है, ये हम फार्मूला तभी लगाएंगे जब समय समान हो, और यहाँ पे समय समान है नहीं, समय तो अलग अलग है भैया, समय तो अलग अलग है ना। तो समय अलग अलग रहेगा तो ये समय अलग अलग रहेगा तो ये फार्मूला, समय समान रहेगा तो ये फार्मूला। तो ये चीज़ याद करना दोस्तों आपके लिए है, अगर आप याद कर सकते हो तो आप याद करो। बाकी मैंने आपको इस वाले मेथड से ही बताया और ये वाले तरीके से ही बताया, और इस पर भी क्वेश्चन आप लोग लगाओगे मजा आ जाएगा, ठीक ना। तो अभी तक हम लोग कौन सा क्वेश्चन लगाए भाई, अभी तक हम लोग पहुंचे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। और ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना था कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 को 4 केवल डायरेक्ट बताया नहीं, पूरा डिस्क्राइब करके बढ़िया तरीके से बताया, ठीक ना। चलो मज़ा आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इरेज कर दे ना भैया, चलो एकदम इरेज करते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वहाँ क्या कह रहा है, ठीक ना। मिले तुमसे बिछड़ के क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से पता चलता है। कोई गतिमान पिंड है और उसका जो ग्राफ है दूरी समय ग्राफ है। दोस्तों दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, दूरी और समय के बीच खींचा गया ग्राफ, दूरी और समय के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है, दूरी समय ग्राफ कहलाता है। दूरी और समय के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है, दूरी समय ग्राफ कहलाता है। अब दोस्तों जो नाम पहले आता है वो नाम होता है वाई एक्सिस पर, जो नाम बाद में आता है वो होता है एक्स एक्सिस पर। जो नाम पहले आया वाई एक्सिस पर, जो नाम बाद में आया वो जाता है एक्स एक्सिस पर, ठीक ना। तो ग्राफ ड्रा करेंगे ऐसे ही, यहाँ पे दूरी आएगा, दूरी एक्स एक्सिस है यहाँ पे, वाई एक्सिस है यहाँ पे। दूरी आएगा वाई एक्सिस पर और समय आएगा एक्स एक्सिस पर, समय आ गया, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ का ढाल, क्या कह रहा है, ढाल। दोस्तों मान लो कि ढाल, देखो ये इसको हम लोग बोलते हैं ढाल, ये ढाल है। अब ये ढाल क्या बताता है वही अपने को चेक करना है। तो मान लो दोस्तों ये ढाल है, और ढाल पता करने के लिए मैं यहाँ से इसको एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ। मान लेता हूँ कि ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब दोस्तों ढाल होता है, ढाल को हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं प्रवणता, एक वर्ड और बोलते हैं टैन थीटा। हमेशा ढाल या झुकाव भी बोलते हैं, ढाल या झुकाव या प्रवणता निकालने के लिए टैन थीटा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टैन थीटा। अगर दोस्तों ये दूरी है तो ये भी दूरी होगा, ठीक ना, और ये समय तो है ही है। तो टैन थीटा, टैन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखोगे, दूरी डिस्टेंस, बेस की जगह पे क्या लिखोगे, समय। तो दूरी बटा समय क्या कहलाता है, अरे बता दो भैया, दूरी बटा समय क्या कहलाता है, चाल या वेग कहलाता है। तो चाल लिखो चाहे वेग लिखो, जो ऑप्शन में दिया रहेगा, चाल या वेग। तो ऑप्शन में क्या दिया भैया, अपना पिंड की चाल दिया और पिंड का चाल एक्शन हो गया, ठीक ना। चलो भाई ये अपना होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी गतिमान पिंड के समय चाल समय ग्राफ के ढाल से पता चलता है। चाल समय ग्राफ, चाल समय, चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ। अब बताओ चाल और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को चाल समय ग्राफ कहते हैं। चाल नाम पहले आया तो ये वाई एक्सिस पर, समय नाम बाद में आया तो एक्स एक्सिस पर। जब ग्राफ खींचते हैं हम लोग, ऐसा कुछ ग्राफ खींचते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हो जाएगा समय और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा ना। इसका ढाल दोस्तों ये हो गया, इसका ढाल हो गया। अब ये क्या बताता है, इसको पता करने के लिए यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। यहाँ पे मान लो ये है एंगल थीटा, चीटा जो भी बना दो, ठीक ना। अब क्या निकालते हैं, ढाल या प्रवणता या झुकाव निकालने के लिए टैन थीटा लगाते हैं। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। अगर ये चाल है तो ये भी क्या होगा, चाल होगा। तो चाल, चाल बटा समय,
परपेंडिकुलर है चाल, बेस है समय, चाल बटा समय क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। इसका मतलब दोस्तों ये जो ढाल है, ये ढाल क्या बन गया? त्वरण बन गया। यहाँ पे ढाल क्या बन गया था? चाल बन गया था। तो सिंपल दोस्तों, क्या ढाल क्या बताएगा? इसका डिवाइड कर दो। ढाल क्या बताएगा? इसका डिवाइड कर दो, ठीक ना। इसका डिवाइड कर दो, ढाल बताएगा। इसका डिवाइड कर दो, ढाल बताएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा समय, यहाँ पे मैंने लिखा समय और यहाँ पे मैंने लिखा त्वरण, यहाँ पे मैंने लिखा त्वरण, बताओ भाई त्वरण और समय ग्राफ का जो ढाल है वो ढाल क्या बताएगा? त्वरण और समय ग्राफ का जो ढाल है वो क्या बताएगा? ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दोगे, ठीक है ना। चलो भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, क्या बताएगा? चलो भाई 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7 पे आ जाए ना, इरेज करें। चलो भाई इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो मैं 6 में वो बताया आपको, त्वरण और समय का जो ढाल है वो क्या बताएगा, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक ना। बताओगे ना? हाँ, मुँह मत फेरना, यहाँ जैसे बताना है भाई आपको, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक वस्तु एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है, इसका वेग समय ग्राफ होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7। एक वस्तु एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है। जब दोस्तों एक समान त्वरण से चल रही है, एक समान त्वरण बोले या नियत त्वरण, जब दोस्तों नियत त्वरण से चलेगी, नियत त्वरण, नियत त्वरण। अब अगर कोई चीज़ त्वरण है तो इसका मतलब त्वरण है, तो उसका क्या पूछ रहा है? इसका वेग समय ग्राफ। तो अगर त्वरण है तो इसका मतलब है कि त्वरण जो होगा वह वेग समय ग्राफ का ढाल होगा। जो ये त्वरण होगा, ये त्वरण क्या होगा? वेग समय ग्राफ का ढाल होगा। ये नहीं भाई, वेग समय ग्राफ का ढाल होगा। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता। अभी मैंने बताया वेग समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। अब ये ढाल किधर होगा, ढाल कैसा बनेगा, वही आपको बताना है। चलो भाई, मान लो दोस्तों मैंने यहाँ पे वेग समय ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ बनाया समय, वेग है, वेग पहले आया है तो होगा वाई एक्सिस पर, समय बाद में आया है वो होगा एक्स एक्सिस पर। यहाँ पे वेग बना दो, ठीक ना। अगर दोस्तों मैं अगर ढाल को सपोज दैट मैंने ऐसे बनाया, तो यहाँ पे अगर ढाल मैं ऐसे बनाया, अब बताओ यहाँ पे जो त्वरण है, त्वरण यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे त्वरण यहाँ वैल्यू फिक्स है, ठीक ना। कुछ ऐसा बनेगा भाई, नियत त्वरण। नियत त्वरण का मतलब यही हुआ ना, ये नियत त्वरण, ये वेग समय ग्राफ का ये ढाल है, ये ढाल यही दिखा रहा है। तो यहाँ पे ढाल क्या हो गया? शून्य है। वेग समय ग्राफ का ये ढाल तो हुआ नहीं, ढाल ये क्या हो जाएगा? जीरो हो गया भाई। यहाँ पे कोई थीटा बन ही नहीं रहा है, तो ये ढाल तो जीरो हो गया। तो यहाँ पे अगर ढाल जीरो हो गया तो त्वरण जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे त्वरण क्या दिखाना? नियत त्वरण। त्वरण क्या दिखाना है? नियत त्वरण। लेकिन यहाँ पे क्या है? त्वरण क्या हो रहा है? जीरो, क्योंकि ढाल है ही नहीं है। वेग समय ग्राफ का यहाँ पे ढाल है ही नहीं है। तो ढाल बनाने के लिए अपने को क्या दिखाना पड़ेगा? देखो ढाल बनाना, ये देखो ढाल आना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है। चलो ये देखो ऐसे मैंने बनाया, ये या ऐसे क्या बना दिया। मान चलो यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पॉइंट लिया, यहाँ पॉइंट लिया। मैं चेक कर लूँ, जितना दोस्तों ये यहाँ पर होगा उतना ये यहाँ पर होगा। मान लो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। यहाँ पर अगर ये 4 है तो यहाँ भी ये 4 होगा। यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ भी ये 10 होगा। यहाँ पे ये 15 है, अगर यहाँ पे ये 15 है तो यहाँ भी ये 15 होगा। अब बताओ 2/2 का रेशियो 1, 4/4 का रेशियो 1, 10/10 का रेशियो 1, 15/15 का रेशियो 1। दूसरा वाला क्वेश्चन याद करो, दूसरा वाला क्वेश्चन याद करो। मैंने वही दिखाया था ना, पहले दूरी और समय में रिलेशन दिया, वहाँ से वेग निकाला, वेग से त्वरण निकाला, और त्वरण हर जगह a1 आ रहा था। तो मैंने बोला कि त्वरण क्या है? नियत है। यहाँ पे देख लो, हर जगह त्वरण क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब त्वरण क्या है? नियत त्वरण है, एक समान त्वरण है। तो अपना ग्राफ क्या बन जाएगा? वह समय अक्ष से झुकी हुई एक सरल रेखा, ये समय अक्ष है, इस समय अक्ष से झुकी हुई, इस समय अक्ष से झुकी हुई एक सरल रेखा है। ये सरल रेखा क्या बताएगा? नियत त्वरण बताएगा। कब? जब वेग और समय के बीच ग्राफ खींचा रहेगा तब। जब वेग और समय के बीच ग्राफ खींचा रहेगा तब ना। चलो भाई, मजा आया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्या गजब का सवाल है भाई। देख के लगेगा कि डर लग रहा है, देख के दोस्तों लगेगा डर लग रहा है, लेकिन डरने की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। इससे आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है 10 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन है ही नहीं है। 10 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन है ही नहीं है। चलो देख लो भाई, एक चीज़ उस क्वेश्चन को बताने से पहले दोस्तों मान चलो कि यहाँ पे ढाल है। अगर कोई मैं ग्राफ ऐसे बना दूँ,
अब बताओ इसका इस वाले का ढाल ज़्यादा है कि इस वाले का ढाल? जिसका दोस्तों ढाल ज़्यादा उसका त्वरण ज़्यादा, जिसका ढाल कम उसका त्वरण कम। ठीक ना, चलो अब समझ गए होगे। क्वेश्चन है कि ए व बी की गति के दूरी समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है, किस वस्तु की चाल अधिक होगी? देखो दूरी समय ग्राफ बनाया गया है और ये ग्राफ बनाया गया है और ग्राफ में एक ये है और एक ये बी है ना, देख लो मैं, हाँ सही है। ये दोस्तों है ए और ये है बी। अब बताओ इसका ढाल कम है, इसका वाला ढाल ज़्यादा है। जिसका ढाल ज़्यादा, अगर ये दूरी और समय के बीच अगर ग्राफ खींचा गया है, अगर ये दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचा गया है तो दूरी और समय का अनुपात क्या बताएगा? चाल बताएगा। मतलब ये ढाल चाल है और जिसका ढाल ज़्यादा उसका चाल ज़्यादा, जिसका ढाल कम उसका चाल कम, जिसका ढाल ज़्यादा उसकी चाल ज़्यादा, जिसका ढाल कम उसकी चाल कम। तो यहाँ बताओ ए और बी में कौन सी कार ज़्यादा तेज़ी से जा रही है? तो आप तुरंत बताओगे अरे सर ये तो बी वाले की कार की स्पीड ना ज़्यादा है। ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि बी वाले का ढाल विद रिस्पेक्ट टू ए ज़्यादा है, विद रिस्पेक्ट टू ए ज़्यादा है बी वाले की ढाल। ठीक ना, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत प्यारा ही क्वेश्चन है और देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक कण x अक्ष की दिशा में इस प्रकार चलता है कि निर्देशांक x समय t के साथ समीकरण x = 2 - 5t + 6t² मीटर के अनुसार परिवर्तित होता है। कण का प्रारंभिक वेग है। तो आपको दोस्तों ये x = दिया है 2 - 5t + 6t² मीटर। इसका मतलब दोस्तों ये आपको क्या दिया है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया है। अब अपने को क्या पूछ रहा है? यहाँ पे प्रारंभिक वेग पूछ रहा है। दोस्तों दो होते हैं, एक होता है प्रारंभिक वेग और एक होता है अंतिम वेग, एक होता है अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग दोस्तों जो होता है वह समय t = 0 पर होता है, अंतिम वेग किसी समय पर होता है। अंतिम वेग किसी समय पर होता है, प्रारंभिक वेग t = 0 पर होता है, उसका सिंबल होता है u और अंतिम वेग का सिंबल होता है v। तो अपने को u निकालना है और u निकलेगा कब? जब t = 0 रखेंगे तब। तो पहले हम लोग यहाँ पे x है, अब x का हम लोग क्या करें? एक बार, अभी x दूरी है, अगर दूरी में 0 रख दोगे, यहाँ पे 0 रख दोगे तो भैया ये क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये मिलेगा कि हाँ t = 0 पर ये दूरी था, ऐसा कुछ मिलेगा। पता नहीं यार, उसको यही बोलेंगे कुछ और बोलेंगे, अपने से तो मतलब नहीं है। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने तात्क्षणिक वेग अभी नाम लिया था ना, तात्क्षणिक चाल नाम लिया था, तात्क्षणिक वेग भी समझ लो। तो दोस्तों जो v होता है उस v का एक बार क्या, जो x होता है x का एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। जो x दिया है इस x का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या बन जाता है? वेग बन जाता है। और उस वेग में अगर t = 0 रख दोगे तो आ जाएगा प्रारंभिक वेग, और t की कोई वैल्यू दिया है उस वैल्यू को रख दोगे आ जाएगा अंतिम वेग। चलो भाई, तो यहाँ से हम क्या करें? वेग निकालना है u। तो पहले मैं u u क्या v लिख देता हूँ, और v को अंतिम वेग मत समझो, वेग है केवल ये वेग। v = क्या होता है? dx/dt, dx/dt। तो d/dt और x की जगह पे 2 - 5t + 6t²। दोस्तों यहाँ पे दो कांस्टेंट है, तो चलो मैं एक लाइन और कर देता हूँ। d/dt यहाँ पे 2 - d/dt 5t + d/dt 6t²। तो दो दोस्तों कांस्टेंट है, कांस्टेंट पद का अवकलन 0, कांस्टेंट पद का अवकलन 0 खोपड़िया में घुसा के रख लो। 5 कांस्टेंट पद है, बाहर कर लो। t का अवकलन 1 + 6 को बाहर कर लो, t² का अवकलन 2t, t² का अवकलन 2t। एक बहुत ही प्यारा फार्मूला होता है d/ds s⁻n = n(n)-1, ये फार्मूले से, ठीक ना। तो 0 घटा दो, -5 + 6 2 = 12t। दोस्तों ये v आया है, अपने को क्या चाहिए? प्रारंभिक वेग चाहिए। तो प्रारंभिक वेग के लिए, प्रारंभिक वेग के लिए t = 0। जब t = 0 रख दोगे तो क्या बन जाएगा? वेग, प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग का सिंबल u। तो u लिख दिया जाए तो u = क्या हो जाएगा? -5 + 12 × 0। तो u = क्या हो जाएगा? -5 मीटर पर सेकेंड।
ये भाई ऑप्शन जो दिया है वो ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है ना। चलो भाई ये क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा, ये भाई मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता नहीं क्या यार, क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे, बस इसको इरेज कर दे भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन। और दोस्तों जो पता है लास्ट क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ ना, वो जो मैंने बीमा वाला चैप्टर कराया था, बीमा वाले चैप्टर का शायद लास्ट क्वेश्चन और इस वाले चैप्टर का फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन दोनों सेम है। क्या बात है, बीमा वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और इस वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दोनों सेम है। क्या बात है, वहाँ से कॉपी करोगे? नहीं मत करो, मैं बता रहा हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरुत्व के अंतर्गत, किसी गुरुत्व के अंतर्गत गिरती हुई एक वस्तु का वेग दोस्तों v जो है g की पावर x h की पावर y के अनुक्रमानुपाती है। v अनुक्रमानुपाती है g की पावर x h की पावर y, ऐसे दिया हुआ है। अब बताओ प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो नियतांक लेकर आते हैं j की पावर x h की पावर y। अपने से पूछ क्या रहा है, x और y का वैल्यू, तो दोनों तरह की बीमा लिखो। v की बीमा LT-1 के बीमा ही नियतांक है, g गुरुत्वीय त्वरण की बीमा LT-2 पावर x, h हाइट है, हाइट की बीमा L पावर y, LT-1 इक्वल टू L की पावर x L की पावर y, तो L की पावर x प्लस y, T की पावर -2x। दोनों तरफ की बीमाओं की तुलना कर दो, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ की डायमेंशन जो है उनकी हम लोग क्या करें, बीमाओं की तुलना कर दे रहे हैं। जब तुलना करेंगे तो L की पावर यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे L की पावर है 1, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 1। इधर आ जाओ, T की पावर है -2x, T की पावर है -1, तो यानी -2x इक्वल टू -1। माइनस माइनस बेचारे बर्बाद हो गए, तो s की वैल्यू क्या आ गया, 1/2। अगर दोस्तों s की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पे s की वैल्यू रखो, तो 1/2 प्लस वाई इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो एक में से आधा गया आधा, एक में से आधा गया आधा, तो y की वैल्यू 1/2, s की वैल्यू 1/2। ये रहा आपका आंसर। ठीक ना, तो ये रहा आपका आंसर। तो दोस्तों आपकी बुक में जो भी 10 क्वेश्चन दिए थे, मैंने 10 क्वेश्चंस को सिर्फ नहीं बताया, उसके साथ साथ और भी चीज़ों को बताने का पूरा प्रयास किया, ताकि आपको ये लगे कि ये चैप्टर हमने कम पढ़ा हुआ था, तब भी ये चैप्टर अपना ठीक ठाक हो गया है। ठीक ठाक हो गया। अब दोस्तों ठीक ठाक हो गया होगा, ठीक ना। आप लोग जरूर किया करिए, हर चैप्टर की बहुविकल्पी क्वेश्चंस पर फोकस करिए, क्योंकि देखो अब धीरे धीरे अपनी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, धीरे धीरे जो हो रही हैं, अब वो क्या करती हैं कि धीरे धीरे बहुविकल्पी पर फोकस कर रही हैं। ठीक है, अब वो थ्योरी पर तो फोकस कम कर रही हैं, यानी थ्योरी जब पढ़े रहेंगे तभी तो बहुविकल्पी लगा पाएंगे, तो बात तो सही है। लेकिन दोस्तों जब तक हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थ्योरी लाख पढ़ डालें लेकिन बहुविकल्पी क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो बहुविकल्पी नहीं लगा सकते। केवल थ्योरी पढ़ करके बहुविकल्पी क्वेश्चंस को नहीं लगा सकते, बिना बहुविकल्पी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए। और प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं इस तरीके से, ऐसे जैसे कराया हूँ ऐसे हर चैप्टर का बहुविकल्पी क्वेश्चन कराने वाला हूँ थ्योरी के साथ साथ। तो आपको अगर दोस्तों अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आप ज़रूर पढ़िए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।